नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवींद्र। अमेरिका ने भारत को सामरिक व्यापार प्राधिकरण 1 यानी कि STA 1 देश का दर्जा दिया है। इसकी घोषणा अमेरिका के वाणिज्य मंत्री विल्बर रॉस ने की। ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के बाद भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आसान हो जाएगा। वहीं पर भारत उच्च तकनीक वाले अमेरिकी रक्षा उपकरण और हथियार को आसानी से हासिल कर सकेगा। साथ ही ऐसे कई गैर रक्षा उत्पाद भी अमेरिका से आसानी से अब आयात हो सकेंगे, जिसके निर्यात पर वहां पर सख्त नियंत्रण है। भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई देश है जिसे इस सूची में शामिल किया गया है। अमेरिका ने इस तरह का दर्जा अपने सहयोगी नाटो देशों को दिया हुआ है। समझेंगे इससे क्या कुछ बदलने जा रहा है सामरिक तौर पर। साथ ही साथ भारत और अमेरिका के बीच अगर हम सामरिक के साथ हथियारों को लेकर देखें तो वहां पर क्या बड़े बदलाव होंगे। जिस टेक्निक की बात हो रही है कि उसको हमें अब मिलेगी, उसका किसे कितना फायदा होगा। हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। अशोक सज्जनहार जी हैं, पूर्व राजनयिक, सर स्वागत है। धन्यवाद। प्रोफेसर हर्ष पंत हैं, प्रमुख हैं सामरिक अध्ययन केंद्र ORF से, स्वागत है आपका। मेजर जनरल रिटायर हैं रवि अरोड़ा साहब, जो कि मुख्य संपादक हैं इंडियन मिलिट्री रिव्यू से। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में करना चाहूँगा सज्जनहार सर आपसे, अमेरिका की ओर से STA 1 का दर्जा भारत को, इतनी मेहरबानी जो है ये रिश्तों को बता रही है या इस मेहरबानी के पीछे कुछ और कारण है? नहीं, बिल्कुल मेहरबानी के पीछे दोनों देशों की अपनी ज़रूरत है, क्योंकि अमेरिका को भारत की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि वो देख रहा है जो इस क्षेत्र में, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन एक उभरती न केवल अर्थव्यवस्था परंतु एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री पॉलिटिकल पावर है। साउथ चाइना सी में हमने देखा है जो वो कैसा अपना प्रभुत्व वहाँ पर बढ़ा रहा है। तो एक तो चीन का जो उभर रहा है उसके साथ अगर उसने मुकाबला करना है तो उसमें उसको भारत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत आवश्यकता है। उसके अलावा भारत एक बहुत बड़ा ग्रोइंग डेवलपिंग मार्केट है उनकी अपनी डिफेंस इक्विपमेंट के लिए। अगर देखा जाए जो अगर 2008 से लेकर 2012 तक उनका जितना भी हमारे यहाँ एक्सपोर्ट होता था उसके हिसाब से अब पिछले 5 साल में 2013 से लेकर 2017 तक करीब 557% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब अब भारत वहाँ से करीब 15-16 बिलियन डॉलर वहाँ से इंपोर्ट करता है डिफेंस इक्विपमेंट में। अभी हमने डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव भी किया है, जिसमें कि हम और जो वहाँ से खरीदेंगे उसमें हम यहाँ पर बना भी सकेंगे, अपने मेक इन इंडिया प्रोग्राम में भी कर सकेंगे। उसके अलावा अभी एक और जिस पर विषय पर अभी सहमति हुई है वो है जो दिल्ली के लिए अगर हमको मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहिए तो वो हम अमेरिका से बात कर रहे हैं। तो अमेरिका को हमने इसके बारे में सूचित किया है और उनसे कहा है जो आप हमें अपना ऑफर दीजिएगा, और ये है NASAMS 2, नेशनल एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम 2। तो ये बिल्कुल नया सिस्टम है जिससे कि दिल्ली के अंदर जो भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स हैं उनको हम सुरक्षित कर पाएंगे। तो चाहे हम देखें सामरिक दृष्टि से, क्योंकि चीन का जैसे मैंने पहले बताया और चीन का प्रभुत्व पूरी तरीके से बढ़ रहा है, और हम देख रहे हैं जो ये पहला कदम नहीं है। अमेरिका ने बहुत से ऐसे कदम पिछले कुछ हाल ही में उठाए हैं। आपको याद होगा जो जब नवंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर आए थे तो उन्होंने पहली मर्तबा इंडो पैसिफिक का ये इसका प्रयोग किया था। हालांकि 10 साल पहले भी इसका प्रयोग, इस फ्रेज का प्रयोग किया गया था, परंतु अब इसका चलन बहुत ज़्यादा हो गया है। फिर उनका जो वहाँ पर कमांड है, पैसिफिक कमांड था, उसको इंडो पैसिफिक कमांड दिया गया है। और क्वाड जो था वो भी नवंबर 2017 में मनीला में उसकी शुरुआत हुई। तो मैं ये कहूँगा जो ये STA 2 का जो दर्जा दिया गया है और NASAMS 2 का जो ये अग्रीमेंट होने वाला है, ये एक कड़ी है जो शुरुआत हुई थी पहले से, क्योंकि वो अमेरिका देखना चाहता है जो भारत एक बड़ा ग्लोबल पावर बन के सामने उभरे, क्योंकि उसको भी चीन के साथ जूझना है, चीन की जो बढ़ती हुई शक्ति है उसके साथ जूझना है। और इसमें दोनों के सामरिक हित, अमेरिका के और भारत के दोनों के सामरिक हित मिलते हैं। हर्ष, जिस तरीके से अशोक सर ने कहा STA में का दर्जा देना भारत को, अमेरिका के नज़रिए से अगर मैं समझना चाहूँ पहले, उसकी ज़रूरत अमेरिका को क्यों है और किस मकसद के साथ इसे वहाँ पर मैं कहूँ कि एडजस्ट करने की कोशिश है? क्योंकि जब कल ये घोषणा की गई उसके साथ कयास ये लगाया गया कि जो एक्सपोर्ट है ख़ासतौर पर जो करीब 2.5% के आसपास 2008 से 12 के बीच में, अब वो करीब 15% है। इसको ज़्यादा और ऊपर ले जाने की कोशिश है, और बाज़ार के तौर पर भारत एक बड़ा बाज़ार है अमेरिकी हथियारों के लिहाज से।
जी, क्योंकि अगर आप देखें तो जो ट्रेड है, बायलैटरल ट्रेड है यूएस और इंडिया का, उसमें कुछ अड़चनें थी, उसमें कुछ अड़चनें हैं। और अगर आप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी देखें तो जैसा अभी एम्बेसडर सज्जनार कह रहे थे कि आपने काफ़ी पॉजिटिव हमने मूवमेंट देखा है उसमें पिछले कुछ सालों में, चाहे वो ओबामा की सरकार थी, उसके बाद ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने भी उसके मोमेंटम को जारी रखा। लेकिन जहाँ पर ट्रेड की बात आती थी वहाँ अभी भी काफ़ी समस्याएं सामने खड़ी हो जाती हैं। और एक बार जब ये बात हो रही है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का ट्रांजैक्शनल अप्रोच है, वो टैरिफ्स लगा रहे हैं, तो कहीं पर भारत को भी उन्होंने निशाना बनाया था। तो मुझे लगता है जो एक जिस परिप्रेक्ष्य में ये डिसीजन लिया गया है और उसमें भारत ये कहने पर भारत ने ये अपना जो मत है वो रखा है और उसको समझा गया है वॉशिंगटन में कि आपको अगर भारत के साथ अपने आर्थिक और सामरिक संबंधों को सुधारना है तो कहीं पर जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी होती है डिफेंस की, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और जो ये एक परेशानी जो काफ़ी समय से बनी हुई है भारत और अमेरिका के संबंधों में कि हमारे संबंध बहुत बड़े हैं। हमारे संबंध अगर आप कोल्ड वॉर से लेकर न्यूक्लियर डील में आए और न्यूक्लियर डील के बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसमें, और न्यूक्लियर डील के बाद तो ये उसमें एक इम्प्लिसिट एलिमेंट था कि जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ हैं, हाई टेक्नोलॉजी, वो अवेलेबल नहीं थी भारत को। इसीलिए न्यूक्लियर डील, जो सिविलियन न्यूक्लियर डील भारत ने साइन करी थी 2008 में, वो इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन उसके चलते भी काफ़ी लोग भारत में भी और वॉशिंगटन में भी एक दूसरे के प्रति जो मिसट्रस्ट है वो बना हुआ चल रहा था। तो उसमें कहीं पर ये आर्ग्यूमेंट दिया जाना कि आपको भारत को अब सिर्फ एक ट्रांजैक्शनल पार्टनर के तौर पर नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देखना पड़ेगा। और इसलिए आपको सारी जो बुनियादी जो एक पैक्ट्स हैं, जैसे पहले हम भारत को ये मेजर डिफेंस पार्टनर के रूप में भी एक्नॉलेजमेंट दे दिया गया है, तो मुझे लगता है ये उसकी दूसरा पड़ाव है जहाँ पर हमारा ट्रस्ट बढ़ रहा है। वॉशिंगटन ये देख रहा है कि भारत उभरती हुई शक्ति है, भारत एक बड़ा मार्केट है, भारत के साथ जो डिफेंस रिलेशनशिप है वो हमको बढ़ानी है, क्योंकि उसमें और भी कड़ियाँ हैं। उसमें आप जैसा आपने भी जिक्र किया होगा अपने पुराने प्रोग्राम में, जो रशिया का मसला था, जहाँ पर कैत्सा का इशू आया था, जो सैंक्शंस लगे तो भारत के पे क्या इम्पैक्ट होगा। और भारत ने ये बात जाहिर करी कि भाई हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है रशिया के साथ रिलेशनशिप, क्योंकि आपसे तो मिल नहीं रही है और देशों जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वो अभी भी हमारे साथ काफ़ी भेदभाव का बर्ताव करते हैं। तो कहीं पर ये उस परिप्रेक्ष्य को वॉशिंगटन ने समझने की कोशिश करी है और एक कदम आगे बढ़ाया है ये कहकर कि भारत और अमेरिका के बीच में जो कड़ी बन रही थी उसको आगे बढ़ाते हुए ये कहा गया है कि जो ट्रस्ट है वो कहीं पर बढ़ रहा है और इसीलिए हम अब ये दर्जा देने के लिए तैयार हैं जहाँ से हम आगे रिलेशनशिप में लीप फ्रॉग कर पाएं। ओके रवि सर, क्योंकि जिस तरीके से बात हो रही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की और दूसरा सामरिक व्यापारिक अगर रिश्तों की बात किया जाए, उस नज़रिए से इस दर्जे के बाद भारत को क्या बड़े बेनिफिट आप देखते हैं अमेरिका से? अब भारत को बेनिफिट तो ज़रूर हैं, मगर अमेरिका के लिए दोनों मिलिट्री सौदे और कमर्शियल सेल्स में उनका अपना नेशनल इंटरेस्ट है जो ये सब संबंध को ड्राइव कर रहा है। मिसाल के तौर पर हालांकि रशिया हमारा सबसे बड़ा पार्टनर है डिफेंस में और सबसे ज़्यादा खरीद हमारी रशिया से है। अमेरिका ने भी $15 बिलियन का जो डिफेंस सौदा भारत के साथ किया है पिछले 10 साल में। इसमें शामिल था C-130 हरकुलिस एयरक्राफ्ट, C-17 ग्लोब मास्टर, P-8I मैरीटाइम सर्विलेंस एयरक्राफ्ट और अभी अपेची हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, M177 गन्स। और अब बात हो रही है क्योंकि बहुत बड़े 2 सौदे सामने आ रहे हैं और अभी DTTI जो इनिशिएटिव है उसमें बातचीत भी हुई है। अमेरिका चाहता है कि इंडियन आर्मी का फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और फ्यूचर मेन बैटल टैंक में भी वो हिस्सा ले। वो दोनों जो सौदे होंगे वो 50,000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा के होंगे। अमेरिका नहीं चाहता कि वो इन सौदों से दूसरे देश फ़ायदा उठा जाएं और अमेरिका पीछे रह जाए। ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी की अमेरिका से बात नहीं हो रही है। हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की सेल करने के लिए ये सब टियर 1 जो दर्जा है वो भारत को दिया जा रहा है। अगर आप कमर्शियल साइड में देखें तो भारत सबसे बड़ा इमर्जिंग मार्केट है, खास करके मिडिल क्लास का। अभी 300 मिलियन लोग से भी ज़्यादा मिडिल क्लास के हैं और अमेरिका ये नहीं चाहता कि इतने बड़े मार्केट में वो लूज़ करे।
फॉरेन कंपनीज जो इंडिया में काम करती हैं वो उनके लिए भारत सबसे ज़्यादा फायदेमंद है, मोस्ट प्रॉफिटेबल है। और वो चाहता है चाहे वो हाई टेक्नोलॉजी हो या लो रिस्क टेक्नोलॉजी हो, उसमें वो ना हारे, दूसरे देश फ़ायदा ना उठा जाए। तो ये दोनों मिलिट्री और कमर्शियल एस्पेक्ट है जो उनके नेशनल इंटरेस्ट में है। यस, हमें भी ज़रूरत है अमेरिकन टेक्नोलॉजी की। अब देखिए, जब मिलिट्री की बात होती है तो 110 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए फिर से जो प्रोसीजर है शुरू हो गया है। MMRCA का जो दूसरा टेंडर निकल रहा है और उसमें 2 अमेरिकन हवाई जहाज़ हैं, F-16 और F-18 जो हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ये भी चाहता है कि उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिले। काफ़ी समय से वो ऑफ़र कर रहा है कि F-16 की फैक्ट्री इंडिया में लगे, मगर दूसरे देश जैसे स्वीडन से साब कंपनी जो है वो पूरा इकोसिस्टम बनाना चाहती है अगर भारत ग्रिपेन फाइटर लेता है। अमेरिका की तरफ से ये एक प्रॉब्लम है कि वो पूरा इकोसिस्टम ट्रांसफ़र करने में राज़ी नहीं है। अशोक सर, जो बात रवि जी कह रहे हैं, बाज़ार सबसे बड़ा भारत है इंपोर्ट के नज़रिए से भी, लेकिन उसके बावजूद इस दर्जे को भारत को मिलना, क्योंकि अगर हम इस पूरे रीजन में देखें तो इकलौता देश दिखता है, बाकी नाटो की कंट्री है 24 के आसपास। तो ऐसे में क्या वो बड़े फीचर हैं जो कि भविष्य में देखते हुए अमेरिकी प्रशासन, और जाहिर है कि कोई भी देश अपने सामरिक हित और मुनाफे का सौदा जिसे कहा जाता है, वो दोनों जब कहीं इक्विलिब्रियम के आसपास आते हैं तभी इस तरह की बातें आगे बढ़ती हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा है, क्योंकि इसमें देखिए उनका जो व्यापारिक फ़ायदा है वो तो यकीनन होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे अप्रूवल्स हैं जो कि कट जाएंगे। क्योंकि देखिए पहले भारत को दर्जा था STA 1 का, अभी STA 2 में हम आए हैं, तो वो स्ट्रेटेजिक ऑथराइजेशन, ट्रेड ऑथराइजेशन नंबर 1 था। उसमें मतलब कुछ अगर आपके अप्रूवल्स हैं, कुछ सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन की हों, केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर की हों, रीजनल स्टेबिलिटी पर हों, बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसके अंडर कोई अगर टेक्नोलॉजी ऐसी आती है तो किसी भी देश को नहीं दी जा सकती। अगर किसी को देश को वाला दर्जा मिला हुआ है तभी उसको मिल सकता है। तो उन्होंने, अमेरिका ने देखा है जो पिछले करीब 10 साल में अगर हमारे पास STA 1 का दर्जा होता तो उनका करीब 7 बिलियन डॉलर से ज़्यादा उनका व्यापार, उनका निर्यात भारत को हो सकता था। और अभी उन्होंने ये लगाया है जो कितने हमारे को अप्रूवल्स लेने कम होंगे जब STA 2 का हमको ये दर्जा मिला है, कितने हमारे ऊपर अप्रूवल्स लेने कम होंगे, इसकी वजह से जो हमारे बीच में बातचीत हो रही है उसमें $2.1 बिलियन का तो जो बातचीत हो रही है उसके अप्रूवल्स एकदम हो जाएंगे। मतलब उनको ज़्यादा इसका इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो जब उनके उसमें सारे सिस्टम में जाते हैं तो जो भी डिलेज होते हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें और बहुत ज़्यादा ढील पड़ जाती है। तो एक तो यकीनन यहाँ पर उनको ये फ़ायदा होने वाला है, जो भिन्न प्रकार की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं वो भारत को दे पाएंगे। और फिर एक बातचीत और भी हो रही है, अब हमने ये देखा है 2+2 डायलॉग होने वाला है 6 सितंबर को, और उसमें भारत ने पहले एक अग्रीमेंट, तो जिसको उसको वो बेसिक फाउंडेशनल अग्रीमेंट कहते हैं, लेमोआ, उसको तो हमने साइन कर लिया है। उम्मीद है जो 2 और जो अग्रीमेंट्स हैं, एक है बेका जिसको कहा जाता है बेसिक एक्सचेंज कोऑपरेशन एग्रीमेंट, जो कि जियो स्पेशल कोऑपरेशन के बारे में है, और दूसरा जिसको अब बताया गया भारत के लिए इसको किया गया है वो है कॉमकासा जी, उसको कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अरेंजमेंट अग्रीमेंट। तो वो वाली जब हो जाती हैं तो ये जो भी इनके सिस्टम्स हैं ये हमारे पास आने, वो आसानी से आने शुरू हो जाएंगे। तो ये तो एक तिजारत की बात है, ये तो एक व्यापार की बात है, परंतु उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, उसको अंडरलाइन करना चाहूँगा, एम्फसाइज करना चाहूँगा, जो इसमें एक स्ट्रेटेजिक एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। और स्ट्रेटेजिक एलिमेंट देखिए, पिछले 10-15 साल से भारत ये कहता, अमेरिका ये कहता आया है दैट इट वांट्स टू सी इंडिया इमर्ज एज अ मेजर ग्लोबल पावर। और अगर इन भारत ने इमर्ज करना है एज अ मेजर ग्लोबल पावर, उस समय ज़रूरत रही होगी, अब आवश्यकता और भी ज़्यादा हो गई है। क्योंकि अगर हम देखें इंडो पैसिफिक के एरिया में, तो जो चीन का प्रभुत्व है वो आसियान के देशों पर बढ़ता जा रहा है, और उनके जहन में
ये शुभा आ रहा है जो अमेरिका हमारे साथ रहेगा या नहीं रहेगा। तो अमेरिका को ये बताना है, इन देशों को भी, जो हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर लंबे समय के लिए हैं, आपकी साथ रहेंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, और भारत हमारे साथ एक बहुत महत्वपूर्ण देश है और हमारी साझेदारी, हमारी पार्टनरशिप, और इसीलिए उन्होंने जो चीन का इकोसिस्टम है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके विरुद्ध भी उन्होंने, विल्बर रॉस ने अभी जो ये STA1 STA2 का अनाउंसमेंट किया है, उसमें उन्होंने ये भी कहा है जो हम भी वहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए और प्रोजेक्ट बनाने के लिए, जिससे कि चीन का ये जो है, जो कि डोमिनेंस सीख करता है, प्रभुत्व सीख करता है, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वहाँ पर वो पार्टनरशिप, वो साझेदारी के बेसिस पर होगा। रवि सर, एक और चीज़ जो बात सज्जन साहब कह रहे थे, अगर बात करूँ कामकाज, इसको लेकर भी कई सारे अलग अलग मत हैं कि इसको दस्तखत नहीं करने चाहिए या करने चाहिए। ये दो और जो एग्रीमेंट होने हैं, इससे असल में क्या तस्वीर बदलेगी और क्या बड़े बेनिफिट हैं जो कि इंडिया हासिल कर पाएगा? जब अमेरिका ने फैसला कर ही लिया है कि टियर 1 स्टेटस हमें देना है, अब ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये मेरा ख्याल अपने आप ही साइन हो जाएंगे। इसमें इंडिया के कुछ रिजर्वेशंस थे, अब मेरे ख्याल में ये नहीं रहेंगे। वैसे भी बात हो रही थी कि 6 सितंबर को जो 2+2 मीटिंग है वहाँ पे इनमें से 2 एग्रीमेंट साइन हो जाएंगे। बड़ा इस पे जो विवाद था वो था कोई बेस फैसिलिटीज़ देने का, लॉजिस्टिक्स फैसिलिटीज़ देने का, और वो तो अभी टल गया है, वो साइन हो गया है। उसका नाम बदली कर दिया, उसमें कुछ अक्षर थे वो बदली कर दिए। अब सवाल ये है कि जो जो टेक्नोलॉजी हमें मिल रही है उसके साथ कोई स्ट्रिंग्स अटैच तो नहीं होंगे, कोई पाबंदियां तो नहीं होंगी, कोई कंडीशंस तो नहीं होंगी, ये देखना बाकी है। क्योंकि जो जो टेक्नोलॉजी मिलने को आ रही है वो भारत को काफ़ी ज़रूरत है। मिलिट्री ही नहीं, सिविल साइड में भी हम कितने बंदरगाह, सड़कें, एनर्जी सोर्सेज, रोड, काफ़ी चीज़ें हम इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, मॉडर्नाइज कर रहे हैं। उसके लिए काफ़ी टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं हैं, दूसरे देशों से ले रहे हैं। अमेरिका इन टेक्नोलॉजीज़ में लीडर है और ये टेक्नोलॉजीज़ अब मिलेंगी तो हमारा काफ़ी फ़ायदा होगा। इस करके मेरे ख्याल में ये जो कॉमकासा और जो इंटरऑपरेबिलिटी एग्रीमेंट वगैरह हैं अब इतना ज़्यादा महत्व नहीं रखते हैं। ओके हर्ष, एक और चीज़ समझना चाहूँगा कि इस पूरे के पूरे अगर हम इस नए दर्जे को हासिल करने और इसके पीछे सामरिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखूं, जिस वक्त खेमेबंदी है, क्या रूस, ईरान, इन पर लगे प्रतिबंध उनके असर को ज़्यादा प्रभावी बनाने और उनको कमज़ोर करने के लिहाज से भी इसे कुछ लोग देख रहे हैं? क्या वाकई उस दिशा में आपको लगता है कि ये कुछ एक बड़ा कदम हो सकता है अमेरिका का, और उसमें भारत के हित कितने आगे पूरे होते हैं? नहीं, बिल्कुल। जिस तरह से भारत की जो कूटनीति पिछले कुछ महीनों में सामने आई है, उसमें भारत ने कोशिश करी है कि जहां हमारे संबंध अमेरिका के साथ सशक्त हुए हैं, हमने रूस और चीन के साथ भी, जैसे इनफॉर्मल समिट जो हुए थे, वो एक अप्रोच था, एक मूव था सरकार के द्वारा कि जो हमारे चीन हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट नेबर है और रूस हमारा सबसे पुराना दोस्त है, उसके साथ हमारे संबंध मजबूत हों। और कहीं पर ये मैसेज ज़रूर गया है कि अगर वॉशिंगटन यूनिलैटरल टैरिफ्स लगाएगा, अगर वो यूनिलैटरल सैंक्शंस लगाएगा, उसका सामना करने के लिए भारत अपनी कूटनीति के द्वारा तैयार खड़ा है। तो मुझे लगता है वो जो एक जियोपॉलिटिकल अरेंजमेंट बैठा है, उससे कहीं पर ये मैसेज ज़रूर गया है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कि भारत को आपको सिर्फ ये कहने से नहीं चलेगा कि ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, आपको कुछ दिखाना पड़ेगा करके। तो कहीं पर ये जो एक स्टेटस का जो चेंज है वो ये भी रिफ्लेक्ट करता है कि वहाँ पर वॉशिंगटन में ग्रेजुअली ये असेसमेंट हो रहा है कि भारत को भी आपको स्पेस देनी है। अगर आप भारत से ये कह रहे हैं कि भाई अपने ईरान से तुम अपने रिश्ते कम करो या रूस के साथ अपने डिफेंस रिलेशनशिप्स को री इमेजिन करो, तो कहीं पर आपको वो हमको तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, डिफेंस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है। हमको चीन और रूस के साथ जो हमारी पार्टनरशिप है वो डिफेंस से ही आगे बढ़ रही है। तो कहीं पर वो स्पेस जो भारत को मिलनी चाहिए वेस्ट और खासकर वॉशिंगटन में, वो अभी तक नहीं थी अवेलेबल। अब कोशिश ये हो रही है कि वो स्पेस एक्सपैंड हो, हमको ज़्यादा हमारी ज़रूरतों का सामान ज़्यादा अमेरिका से आए, जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था। तो कहीं पर वो जो एक आर्ग्यूमेंट है वो जीत रहा है वॉशिंगटन में। और भारत ये कहने पर भारत अपने डिप्लोमेटिकली ये मैसेज देने में सफल हुआ है कि
भारत के पास ऑप्शंस मौजूद हैं और भारत सिर्फ इसलिए कि हमारे सामरिक अच्छे संबंध बन रहे हैं वाशिंगटन के साथ, इसलिए सिर्फ हम एक फॉरेन पॉलिसी, वन यूनिडायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करें, ऐसा नहीं होगा। तो वो जो मुझे लगता है जो ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल मैप है उसमें चीन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा एम्बेसडर सज्जनहार साहब ने बताया भी, वो तो चल ही रहा है। उसके चारों तरफ भारत भी अपना असेसमेंट कर रहा है कि कहाँ पर चीन के साथ हमारे हित जुड़े हुए हैं, जैसे कि ट्रेड। अब ट्रेड में जब चीन और भारत साथ ये कह रहे हैं कि प्रोटेक्शनिज्म को कर्टेल करना है, तो मैसेज वॉशिंगटन में जा रहा है और कहीं पर वॉशिंगटन भी ये देख रहा है कि भारत के साथ अगर हमको ट्रेड रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है तो भारत को कुछ दर्जे हमको ऐसे देने पड़ेंगे जैसे कि जो एक्सपेंशन हो उस इकोनॉमिक टाइज में जो नहीं हो पा रहा है वो हो। तो मुझे लगता है मैसेजिंग का जो एक दौर चल रहा है उसमें हर साइड एक दूसरे को मैसेज दे रहे हैं और वॉशिंगटन ने मैसेज दिया है कि भारत के साथ वो संबंध अपने सीरियसली लेता है और उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेने को तैयार है। एक आखिरी कमेंट सर कि इंडिया, क्योंकि जिस तरीके की पोजीशनिंग इस वक्त अमेरिका की और ज़रूरत, जैसे कि आप लोगों के कमेंट्स पर लगता है कि अमेरिका की ज़्यादा दिखती है व्यापार, सामरिक व्यापार को लेकर, क्या भारत कुछ और नेगोशिएट कर सकता है, करने की ज़रूरत है इस वक्त? और दूसरा, हमारा आगे का लक्ष्य, टारगेट क्या होना चाहिए अब? देखिए, एक तो चीज़ है जो सामरिक, अगर हम रिश्तों की बात करें अमेरिका के साथ, तो वहाँ पर एक राष्ट्रपति आए हैं पिछले साल से, ट्रंप साहब। वो अपने जो भी व्यापार है उसको वो बिल्कुल स्ट्रेटेजिक नज़रिए से देखते हैं। जो अगर मेरा ट्रेड बढ़ गया है तो मतलब हमने अपना बहुत एक कोई जो स्ट्रेटेजिक माइलस्टोन है उसको हमने पा लिया है। इसीलिए अगर आप देखिए जो भारत और अमेरिका के बीच में व्यापार जितना भी हो इतना ज़्यादा अधिक नहीं है। हालांकि हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक देश है, 130 बिलियन डॉलर है। अगर केवल गुड्स में देखा जाए तो हमारा करीब 20-22 बिलियन डॉलर वहाँ पर डेफिसिट है। अगर ओवरऑल डेफिसिट देखा जाए अमेरिका के साथ तो हम 11वें नंबर पर हैं, मतलब हम ज़्यादा हमारा डेफिसिट नहीं है। चीन का 375 बिलियन डॉलर डेफिसिट है जो कि उनके टोटल ग्लोबल डेफिसिट में करीब 50% है, 46% है। हम बहुत कम हैं, परंतु फिर भी ट्रंप साहब ने ऐसी बातें कही हैं जब वो निकल रहे थे वहाँ से कनाडा से जून के महीने में, तो उन्होंने कहा भारत हमारे विरुद्ध उसका ट्रेड बैलेंस बिलियंस एंड बिलियंस है। तो वो एक राष्ट्रपति हैं जो कि ये समझते हैं जो अगर व्यापार ठीक हो रहा है तो मतलब सभी तरीके के रिश्ते ठीक हो रहे हैं। तो अब अगर ये व्यापार ठीक होगा तो उनको भी थोड़ा सा इसमें शांति मिलेगी। हमारे जब वहाँ पर गए थे वाणिज्य मंत्री गए थे सुरेश प्रभु, उन्होंने भी उनसे बात की जो हम आपसे और एयरक्राफ्ट भी खरीदेंगे, हम आपसे और तेल भी खरीदेंगे जिससे कि ट्रेड डेफिसिट कम होगा। तो मेरे विचार से चारों तरफ से भारत के और अमेरिका के जो रिश्ते हैं बहुत अहम हैं और हमको प्रयास करना चाहिए। परंतु इसके साथ साथ हमारे जो संबंध हैं अपने पड़ोसी देशों के साथ, चीन के साथ, रूस के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ईरान के साथ, इनके साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं और इनको भी तो हमको एक मल्टी अलाइंड पॉलिसी जैसा कि हम फॉलो करते रहे हैं उसको करना चाहिए और सब जगह अच्छी तरीके से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। रवि सर, बहुत संक्षेप में आखिरी कमेंट। संक्षेप में, एक समय था 1971 में जब प्रेसिडेंट निक्सन ने 7th फ्लीट को हुक्म दिया था कि बे ऑफ बंगाल में जाएं और इंडियन नेवी उसके खिलाफ तैयार खड़ी थी। अब 2018 में अमेरिका तैयार है ये स्टेटस देने के बाद प्रीडेटर और गार्जियन आर्म्ड कॉम्बैट ड्रोन्स देने को जो उसने किसी और देश को नहीं दिए हैं। तो ये संक्षेप में बताता है कि क्या बदलाव आया है भारत और इंडिया के संबंधों। तो आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब बात आप दर्शकों की राय और सुझाव का। असम एनआरसी का फाइनल ड्राफ्ट हमने कार्यक्रम किया था 30 जुलाई को। हमारे दर्शक हैं पीताम्बर झा, लिखते हैं एनआरसी केवल समस्या की पहचान है, समाधान नहीं। सरकार को चाहिए कि एक ऐसा कदम उठाए जिससे मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप न लगे और अप्रवासी स्वयं देश छोड़ने को बाध्य हो जाएं। और इसके लिए आर्थिक संसाधन पर अंकुश लगाए जा सकते हैं जिसमें आधार बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमारे एक और दर्शक हैं अंकित कुमार, जो लिखते हैं कि एनआरसी असम फाइनल ड्राफ्ट पर देश देशांतर में चर्चा कराने के लिए राज्यसभा टीवी का धन्यवाद। आज के कार्यक्रम में असम में लीगल माइग्रेशन की समस्या और इसके समाधान को लेकर सभी आयामों पर विस्तृत चर्चा की गई और उसके लिए धन्यवाद। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी राय, सुझाव, आलोचना आप यूं ही लिखते रहिए। हमारे कार्यक्रम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और साथ ही साथ अपना फीडबैक हमें आप जीमेल पर भेज सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।